नमस्कार दोस्तों। आपको किंगफिशर के मालिक विजय माल्या का कई बैंकों के साथ किया गया 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला याद होगा। आपको नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पीएनबी के साथ किया गया 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी याद होगा। लेकिन अब इन सबसे भी बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड कंपनी को बुक कर लिया है। कहा जा रहा है कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। इसमें जो रकम निकलकर सामने आ रही है वो 22,840 करोड़ रुपए की है। आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब से हुआ और कंपनी पर क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। इस पूरे मामले में 28 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक कंसोर्टियम इन्वॉल्व है। कंसोर्टियम का मतलब होता है कि कोई एक बैंक अकेले किसी कंपनी को लोन नहीं देता। मान लीजिए कोई बैंक है, वो किसी कंपनी के पास जाता है और उसे कहता है कि आप हमसे लोन ले लीजिए, मगर वो कंपनी कहती है कि हमारा बिजनेस तो बहुत बड़ा है, हमें अपने एक्सपेंशन के लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। लेकिन वो बैंक कहता है कि ये अमाउंट तो बहुत बड़ी है, इतना बड़ा लोन मैं अकेले नहीं दे सकता, और इस वजह से वो 5-6 बैंक्स को अपने साथ मिला लेता है। ऐसे ही कंसोर्टियम बनता है जिसमें कोई बैंक 1,000 करोड़ का लोन देता है, कोई 2,000 का, तो कोई 3,000 का। अब इस केस में जो कंसोर्टियम है उसमें ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, लेकिन इन सब का लीडर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई के अलावा इसमें एसबीआई, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ तक कि यस बैंक भी शामिल है। इसका मतलब है एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने 28 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 22,800 करोड़ रुपए का चूना लगाया। अब आप और हम जैसे लोग जब भी किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास कोई छोटा सा लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि ये लाओ, वो लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये फॉर्मेलिटी पूरी करो, उसके बाद हमें जाकर एक छोटा सा लोन दिया जाता है। मगर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये हजारों करोड़ों रुपए के लोन लेकर एंड में डिफॉल्ट हो जाती हैं, फ्रॉड कर लेती हैं, तो आम आदमी को बड़ा दुख होता है। अब जब भी कोई पब्लिक सेक्टर बैंक कोई फ्रॉड करती है तो हम लोग सरकार को कोसते हैं, लेकिन ये शायद पहली बार है जब किसी फ्रॉड में प्राइवेट सेक्टर बैंक शामिल हैं। अब हम इस पूरे केस को सीक्वेंस वाइज समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हुआ ये कि नवंबर 2019 में एसबीआई ने कंपनी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करी जिसमें कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगी गई। उसके बाद अगस्त 2020 में एक और कंप्लेंट फाइल करी गई। फाइनली 7 फरवरी 2022 को कंपनी के एमडी और चेयरमैन ऋषि अग्रवाल के अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर करी गई। ऋषि अग्रवाल के अलावा कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 3 अन्य डायरेक्टर्स के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर करी गई। इन सभी एक्यूज के 13 प्रेमिसेस पर सर्चेस करे गए। ये सभी प्रेमिसेस थे मुंबई, गुजरात और पुणे में। कंपनी में काफ़ी समय से गड़बड़ चल रही थी और इस वजह से एक कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग को कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट के लिए लगाया गया था, जिसमें पाया गया कि 2012 से 2017 तक ये जितने भी एक्यूज हैं इनके द्वारा कई इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही थी, जैसे डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन सभी एक्यूज पर यह आरोप है कि इन्होंने लोन के फंड्स का इस्तेमाल कंपनी की एक्सपेंशन में ना करके कई जगहों पर प्रॉपर्टीज खरीदने में किया। कंपनी की सिंगापुर में एक सब्सिडियरी है जिसके द्वारा ये सभी इन्वेस्टमेंट्स करे गए। सर्कुलर ट्रांजैक्शंस करे गए थे, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को फंड्स ट्रांसफर करती थी, दूसरी तीसरी को करती थी और तीसरी चौथी को। फाइनेंशियल टर्म्स में इसे राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। ये भी पाया गया था कि ये जो फंड्स हैं ये टैक्स हेवन आइलैंड नेशंस में भी ट्रांसफर करे गए थे, जैसे मॉरिशस। इन सभी एक्यूज पर चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जेस फाइल करे गए हैं। अर्नस्ट एंड यंग द्वारा की गई फॉरेंसिक ऑडिट में ये भी पाया गया कि ये सारा मामला 2013 में शुरू हो गया था। 2016 में इस लोन को एनपीए डिक्लेयर किया गया और 2019 में
इसे फ्रॉड केस माना गया। अब कोई भी कंपनी अगर अपने एक्सपेंशन के लिए कोई लोन लेती है मगर उसे चुका नहीं पाती तो उसे फ्रॉड नहीं कहते। लेकिन कोई कंपनी अगर अपने एक्सपेंशन के लिए कोई लोन लेती है मगर उसका इस्तेमाल डाइवर्जन ऑफ फंड्स में करती है या फिर कई जगह पर प्रॉपर्टीज खरीदने में करती है तो उसे फ्रॉड केस माना जाता है। इस 22,840 करोड़ रुपए के अमाउंट में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर आईसीआईसीआई बैंक का है, लगभग 7,000 करोड़। उसके बाद आईडीबीआई 3,600 करोड़, एसबीआई 2,900 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 1,600 करोड़ और पीएनबी 1,200 करोड़। इन सब के अलावा और भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जैसे यस बैंक, उसका भी 2 करोड़ का एक्सपोजर है। अब हम एबीजी शिपयार्ड कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूं। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। एबीजी शिपयार्ड एक मुंबई बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इसके 2 शिपिंग यार्ड्स हैं, गुजरात के सूरत और दहेज में। यहाँ पर पुरानी शिप्स को तोड़ा जाता है, रेनोवेट किया जाता है या फिर उन्हें स्क्रैप में बेच दिया जाता है। भारत सरकार ने इस कंपनी को क्लियरेंस दिया था ताकि ये इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप्स और वेसल्स बना सके। पिछले 16 सालों में इस कंपनी ने 165 वेसल्स बनाए हैं, जिनमें से 46 वेसल्स एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। 2017 में इस कंपनी ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया क्योंकि इनका कहना था कि हम अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे। कारण के तौर पर कंपनी ने बताया कि 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद शिपिंग इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ा था और इस वजह से कार्गो डिमांड में भारी गिरावट आई और कमर्शियल व्हीकल्स की भी कोई डिमांड नहीं थी और इस वजह से एबीजी शिपयार्ड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया था और एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति हुई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये जितने भी आरोपी हैं इनको सजा होती है या फिर पकड़े जाते हैं। इस पूरे मामले की टाइमिंग ऐसे है कि इस पे अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि ये मामला 2012 से 2017 के बीच का है तो इसमें दोनों सरकारें शामिल हैं, यूपीए की भी और एनडीए की भी, और दोनों के बीच में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। कंपनी के प्रमोटर्स के अलावा बैंक ऑफिशियल्स की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि 2005 से 2012 के बीच में जब कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स केवल 100 से 150 करोड़ के बीच में थे, तब भी इसे हजारों करोड़ रुपए के लोन दिए गए। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ऐसे एनपीए से निपटने के लिए ही एनडीए सरकार ने एक बैड बैंक की स्थापना करी थी। इस केस में होगा ये कि जो बैड बैंक है ये उन 28 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनका 22,840 करोड़ का एनपीए खरीद लेगा और इसके बदले में उसका 15% मतलब 3,300 करोड़ रुपए उन 28 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपफ्रंट पेमेंट कर देगा और इसका जो बैलेंस अमाउंट है 19,000 करोड़ वो ये बैड बैंक एबीजी शिपयार्ड कंपनी के असेट्स को बेच के इन 28 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देगा। भविष्य में ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन कंपनीज का फॉरेंसिक ऑडिट हो, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को ढंग से फॉलो करें और क्रेडिट डिसबर्समेंट के दौरान इन कंपनीज का ड्यू डिलीजेंस हो। अंत में एक टाइमली लिटिगेशन प्रोसेस बनाने की भी ज़रूरत है, जिससे डिफ़ॉल्टर्स को एक संदेश जाए कि अगर आप डिफ़ॉल्ट होंगे तो इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।